जी वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मैं सहर हुसैन और अली भाई। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का प्रोग्राम सुबह हिदायत और आज मंगल का दिन है और मंगल के दिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको कुछ बता सकूँ टोटकों के बारे में जो हम रोज़मर्रा अपनी घरेलू ज़िंदगियों में इस्तेमाल करें। जो घर में मौजूद चीज़ें हैं उनकी मदद से कुछ थोड़ी सी रेमेडीज़ जो है, थोड़े से जो इलाज कह लीजिए, घरेलू किस्म का जो इलाज होता है वो कर लें। लेकिन आपको हमेशा ये बात मैं कहती हूँ कि अगर आपको किसी भी किस्म की कोई बीमारी है, कोई आप किसी मेडिकेशन पर हैं, कोई आपका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो कभी भी खुद से सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। कभी भी कोई खुद इवन कि अगर आप घर में भी मौजूद चीज़ों को इस्तेमाल में लाना चाहती हैं तो भी आप उसको इस्तेमाल मत कीजिए जब तक कि आप अपने जीपी से इसको कंफर्म नहीं कर लें। वैसे तो बहुत सिर्फ जो है वो आपकी खाने पीने से मुतल्लिक ही नहीं है टोटके, बल्कि कुछ दूसरी आपको मैं बताती हूँ कि किस तरह से अगर आपको कोई दाग वगैरह जो पड़ जाते हैं कपड़ों पर अक्सर, उनको दूर कैसे किया जा सकता है। या अगर जैसे कि अगर किचन में खाना बनाते हुए आपका हाथ जल जाए तो जले हुए पर कभी भी आपने पानी जो है वो नहीं डालना। चले वो जब आप हाथ जल जाए कभी भी उस पर पानी मत डालें, क्योंकि उस पर जो है फौरन वो छाला बन जाएगा और आपको जो है वो तकलीफ भी ज़्यादा होगी। और जब वो अगर आप पानी डालेंगे तो आपके जो जले हुए का निशान है वो भी आपकी स्किन से नहीं जाएगा। तो इस तरह आपको जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप किचन में खाना बनाते हुए कि खुदा न खास्ता आपका हाथ जल जाए तो उस पर पानी मत डालें। अगर इसी तरह आपका हाथ जल जाए, ये यूँ होता है कि समटाइम आपने जो देगची में जिसमें खाना बना रहे होते हैं, जब उसके ऊपर ढक्कन दिया हुआ होता है तो ज़ाहिर है उसके अंदर जो भाप है वो इकट्ठी हो जाती है। तो आप जब फ़ौरन ढकना उठाती हैं तो क्या होता है कि आपका हाथ जो है वो अक्सर जल जाता है। और अगर कोई फौरी तौर पर दवा जो है कोई मैसर ना हो तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप आलू जो है, आलू हर घर में हर वक्त ही पड़े होते हैं, कोई ऐसी सब्ज़ी नहीं है जिसको आपको ख़रीद के लाना पड़े। हर घर में आलू होते हैं। आलू को आप थोड़ा सा कद्दूकश कर लीजिए और फिर उसको जो है वो कद्दूकश किए हुए जो आलू हैं उनको अपनी स्किन पर जहाँ पे जला है वहाँ पर इसको लगा लें। आप जलन में भी कमी महसूस करेंगी और जो निशान है वो भी नहीं पड़ेगा। इस तरह अगर आप टमाटर को पीस कर लगा लेंगी, अगर आप टमाटर थोड़ा सा पीसे और फिर उस जले हुए हिस्से पर लगा लें तो भी जो है बहुत फ़र्क पड़ेगा आपकी जलन में भी, और आपका जो स्किन है उस पर जले हुए का निशान भी नहीं रहेगा। और एक बड़ी ही अहम बात है कि बाज़-औक़ात तेज़ गर्म चाय का घूंट भरने से या फिर कोई गर्म चीज़ खा लेने से ज़ुबान जो है वो जल जाती है। मेरे साथ ये बहुत होता है कि जो गर्म चाय है वो पी ली और फिर उसके बाद ज़ुबान पे अजीब सा टेस्ट रहता है। आप जब कोई दूसरा खाना खाते हैं तो उसका टेस्ट भी सही तरीके से महसूस नहीं कर सकते, और अगर आप थोड़ा स्पाइसी है खाना तो आपको वो जो है ज़ुबान पे उसकी बहुत ज़्यादा जलन जो है वो महसूस होती है। तो इसकी जलन को कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप 2 अदद जो है वो केले खा लीजिए। केले खाने से जो है आपकी ज़ुबान की जो स्किन है वो बेटर हो जाएगी, आपको उसकी जलन भी कम महसूस होगी और वो जल्दी हील हो जाएगी। या अगर केले आपके पास मौजूद नहीं हैं तो आप थोड़ी मिकदार में दूध पी लीजिए और इसको घूंट जो है वो आप भरकर मुंह में रखिए, थोड़ी देर के लिए रोके रखिए मुंह में घूंट जो है दूध का और ज़ुबान पर, ताकि उसका असर हो और आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़ुबान की जो जलन है वो भी कम हो गई है और साथ साथ जो है उसका जो एक टेस्ट आता है ज़ुबान में जले हुए का वो भी बेहतर हो गया है। अच्छा, एक आपको बताते चलूँ कि मसूर की दाल अगर आप जब बना रही होती हैं बड़ी मज़ेदार बनती है। अक्सर बहन तो बहुत ही मज़े की दाल बनाती हैं। तो इसमें हल्दी या घी जो है, हल्दी या घी जो आप शुरू में ही डाल दें तो मसूर की दाल जो है वो बड़ी आसानी से गल जाएगी, आपको ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। गोभी पकाते हैं, जब गोभी गोश्त के साथ पकाएं, आलू के साथ बनाएं, जब वो बन जाती है तब तो वो बहुत मज़ेदार होती है। लेकिन ये होता है कि गोभी बनाते हुए पूरे किचन में जो है वो गोभी की एक अजीब सी स्मेल जो है वो फैल जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके किचन में से इसकी स्मेल ना आए तो आप इस गोभी में जो आप बना रहे हैं, ख्वाह आप गोभी गोश्त बना रहे हैं या आप गोभी आलू बना रहे हैं, जो भी गोभी के साथ डिश बना रहे हैं, अगर आप उसमें 2-3 चम्मच जो है वो कच्चा दूध डाल दें तो गोभी की जो बसांत है वो ख़त्म हो जाएगी। करेले बनाते हुए, करेले चूँकि बहुत कड़वे होते हैं, जब करेले गोश्त और भरे हुए करेले, कीमा भरे करेले बड़ा ही मनपसंद ग़ज़ा है लोगों की। लेकिन ये होता है कि कड़वे अगर करेले रह जाएं तो फिर बड़ी मुश्किल पेश आती है और आपको जो सारा खाने का जो आपने सालन बनाया होता है उसका टेस्ट जो है वो एकदम से सारा ख़राब हो जाता है। तो आप ये कर सकते हैं कि करेले साफ़ करने के बाद इस पर नमक लगाकर जो है वो आप आधे घंटे के लिए रख लें और इसके बाद मसल कर धोएं। आप देखेंगे कि कड़वाहट जो है वो बिल्कुल दूर हो चुकी
है। और ये बड़ा आजमूदा तरीका है। मेरी अम्मी भी इसी तरह से करेले बनाया करती थी कि वो बचपन से हम देखा करते थे, करेलों पर नमक जो है वो अच्छी तरह मल लिया करती थी और उसको रख देती थी, और फिर बाद में जो करेले हैं उनको अच्छी तरह से धोकर, अगर आप उसको उसका जो है वो आप जो भी सालन बनाना चाह रही हैं, भरे हुए करेले हैं या करेले गोश्त हैं, तो वो बहुत ही लजीज होते हैं। थोड़ी सी करवाहट वैसे अगर करेलों में रह जाए तो वो भी बेहतर है कि उसका भी एक अपना टेस्ट और कुछ जायका जो होता है वो बेहतर हो जाता है उससे। भिंडी गोश्त बनाते हुए आप भिंडी चूँकि लेस छोड़ती है, और भिंडी गोश्त बनाते हुए अगर आप इसमें कच्चे आम के छिलके डाल दें, कच्चा आम नहीं डालना बल्कि कच्चे आम, पाकिस्तान में तो खैर आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं, यहाँ भी पाकिस्तानी शॉप्स में आपको अम्बियाँ जो हैं कच्ची छोटी छोटी सी आम जो कच्चे उतार लिए जाते हैं उनको हम उर्फ आम में अम्बियाँ कहते हैं, तो वो जो है उसके छिलके जो हैं अगर आप भिंडी गोश्त बनाते हुए इसमें डाल दें तो भिंडी की जो लेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और आपका जो सालन है भिंडी गोश्त जो आप बना रहे हैं जो कि बहुत लजीज होता है वो भी बहुत मज़े का बनेगा। सेब और आलू छील लें तो इनका रंग जो है जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत जल्दी तब्दील हो जाता है। जैसे चाट में अगर आप सेब डाल रहे हैं तो सेब बहुत जल्दी काला हो जाएगा, और अगर आप आलू छील के रख देते हैं तो क्या होता है कि इनका रंग तब्दील होने लगता है। इसे बचने के लिए सेब या आलू को काट कर जो है आप ठंडे पानी में डाल दें, और इस पर 2 या 3 कतरे जो हैं वो लीमू के रस में छोड़ दें, तो इससे क्या होगा कि इसका रंग जो है वो तब्दील नहीं होगा। चावल उबालते वक्त अगर आप इनमें से 1 खाने का चम्मच सिरका डाल दें, इसमें अगर आप चावल उबालें और उनमें 1 चम्मच सिरके का डाल दें तो चावल जो दाने हैं वो खुले खुले रहेंगे। और ये बहुत अच्छा टिप है क्योंकि मेरे जब मैं चावल बनाती हूँ तो वो हमेशा जो थोड़े से हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो मुझे मुझे समझ नहीं आती थी कि इसको क्या करूँ। तो अगर आप एक चम्मच सिरके का डाल दें, इसमें डाल दें तो चावल जो हैं वो दानेदार और खुले खुले बनेंगे। अचार को ख़राब होने से बचाने के लिए थोड़ी सी हींग जो है वो आराम से दुकानों पर दस्तयाब होती है, प्लास्टिक की थैली में डालकर अचार में डाल दें और इससे जो अचार है वो ख़राब नहीं होगा। इस तरह से जो है आपकी अचार जो इतनी मेहनत से तैयार किया जाता है, और जाहिर है इतनी मेहनत करते हैं तो उसमें कोशिश यही होती है कि हमारा जो अचार है वो ख़राब ना हो। अच्छा, बर्तनों की सफाई का आपको एक तरीका बताती चलूँ कि बर्तनों को साफ़ करने के लिए आपको पहले जो है वह पानी से साफ़ कर लें अच्छी तरह से, और फिर इस पर चिकनाई दूर हो जाएगी। यूँ होता है कि अक्सर आप जो आम नॉर्मल जो वॉशिंग लिक्विड होता है वो यूज़ भी कर लेते हैं, लेकिन बर्तनों के ऊपर से समटाइम्स चिकनाई जो होती है वो नहीं जाती। तो आपको इसके लिए आसान सी बात जो है, आसान सा तरीका ये है कि बाथ सोप जो होता है वो अक्सर बच जाता है, मतलब उसके जो छोटे छोटे पीसेज होते हैं वो आपको जो इस्तेमाल में नहीं आता, आप उनको इकट्ठा करके रख लीजिए और उसको किचन में ले आएँ। किचन में लाने से ये होगा कि वो आप उसको जो बहुत ग्रीसी बर्तन हैं जिनके ऊपर से ग्रीस नहीं उतर रही, तो अगर आप उन बाथ सोप की मदद स्पंज पर लगाकर जो है वो बर्तन धोएंगी तो उसका आप देखेंगी कि उससे बहुत जल्दी जो है वो ग्रीस उतर जाएगी, और जैसे जैसे आप रगड़ती जाएंगी बर्तन जो हैं वो मज़ीद से मज़ीद चमकते जाएंगे और बिल्कुल नए महसूस होंगे। दांत का दर्द जो होता है वो अक्सर बहुत ही बुरा होता है और आपको फ़ौरन जो है वो अक्सर डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलती। तो ऐसे में अगर आप घर में इसका तदारुक इस तरह से कर सकती हैं कि दांत का दर्द जो है उससे आप निजात हासिल कर सकती हैं टेम्परेरीली। ज़ाहिर है फाइनली तो आपको इवेंचुअली तो आपको जाना पड़ेगा डेंटिस्ट के पास, क्योंकि जो परमानेंट उसका हल है वो सिर्फ डेंटिस्ट के पास ही होगा। तो आप 1 गिलास नीम गर्म पानी में चुटकी भर नमक और 1 खाने का चम्मच गन्ने का जो सिरका डालकर जो है वो दिन में कम से कम 2 मरतबा अच्छी तरह कुली करें। आप देखेंगे आपके दर्द का जो है वो इलाज हो गया है, आपके दांत का दर्द जो है वो जाता रहेगा। बादाम अक्सर जो होते हैं हम लोग जो हैं उसको ज़्यादा मिकदार में ख़रीद लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बार बार जो है एक एफ़र्ट होती है, बादाम जो है वो घर में ज़रूरत पड़ती रहती है। वैसे भी खाने के लिए बहुत मुफीद हैं, लेकिन और जब आप कोई स्वीट डिश बनाते हैं, कोई डिज़र्ट बनाते हैं, खीर ले लीजिए, ज़र्दा ले लीजिए, उसमें भी बादाम डालना ज़रूरी होता है। तो आप अगर ज़्यादा मिकदार में बादाम ख़रीद लेती हैं और फिर आपको ख़दशा होता है कि आप बादाम को किस तरह से जो है वो महफूज रखें, इसमें वो हल्का सा आपने देखा होगा छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं बादामों में, तो उनसे बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि 1 चम्मच चीनी का, सिर्फ 1 चम्मच चीनी का जो बादाम वाला आपका बर्तन है, जो जार है, उसके अंदर आप वो चम्मच चीनी का डाल दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके बादाम जो है वो साल हर साल महफूज रहेंगे, उसमें किसी किस्म का भी कीड़ा लगने का खदशा नहीं रहेगा।
तो नाज़रीन, ये तो आज थे आपके लिए मैंने जो टोटके मैं हासिल कर सकी आपकी खिदमत में मैंने पेश किए। उम्मीद है कि ये आपके काम आते हैं, ये मेरे भी काम आते हैं। और अगर आपके पास भी आपके जहन में भी कोई आपके आजमूदा टोटके हैं तो मुझे ज़रूर बताइए, ताकि हमसे शेयर करें, ताकि हम अपने दूसरे बहन भाइयों से भी इनको जो है वो शेयर कर सकें। तो ये सेगमेंट जो है हमारा आज का मंगल के रोज़ टोटके घरेलू टोटके ये यहीं पर ख़त्म होता है। हमें जाना है अगले सेगमेंट की तरफ, और अगला सेगमेंट है हमारा आलमी जायज़ा। और आपको पता है कि आलमी जायज़ा हमेशा अली भाई पेश करते हैं। थैंक यू सर। बहुत खूबसूरत टोटके जो है वो आपने हमारी बहनों के लिए पेश किए। तो नाज़रीन, इसके साथ टाइम हुआ है आलमी जायज़ा का। आलमी जायज़ा में आज हम देखेंगे जो कल गिलगित बल्तिस्तान में जनरल इलेक्शन हुए हैं 2015, जो कि 24 नशिस्तों पर के ऊपर इलेक्शन हुए हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट जो कि मैं बताता चलूँ, स्कर्दू, घांजे, हुंजा नगर, आज़ार, अस्तौर, दयामीर, गिलगित, ये तमाम जो है वो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। तकरीबन 20 लाख की आबादी है और इसमें 80 से 85% जो है वो मोमिनीन की आबादी है। आज इस वक्त हमारे साथ इसके ऊपर जो है वो बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर ऑनलाइन जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं सहाफ़ी भी हैं, कॉलम निगार भी हैं, जनाब शेर अली अंजुम साहब। हम आपको अपने स्टूडियोज़ में जो कि आप हमारे साथ ऑनलाइन हैं अपना कीमती वक्त देने पर खुशामदीद कहते हैं और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया अली मुस्तफा साहब। ये जो कल इलेक्शन हुए हैं 7 डिस्ट्रिक्ट्स में 24 नशिस्तों के ऊपर गिलगित और बल्तिस्तान में, तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को इसकी कुछ तफसील जो है वो आप शेयर कीजिए हमारे साथ। देखिए अली मुस्तफा भाई, बात यह है कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन होती है नॉर्मली, तो गिलगित बल्तिस्तान का जो स्टेटस है लीगल, आपको सबसे पहले इसको देखने होंगे। ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली जितने वही पार्टियां जिनमें वफाक की हुकूमत है। ठीक। अब आप देखें 2009 में हमारा इलेक्शन हुए, पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी ने सीट कर जीत लिए। आज नई लीग की हुकूमत है, नई लीग में कर सीट जीत लिया। लेकिन इसके आप बैकग्राउंड में देखें कि गिलगित बल्तिस्तान में क्या ये इलेक्शन कर सकते हैं, हमारी लीगल स्टेटस क्या है। हमारी तारीख आप उठा के देखें, 1948 में हमने बगावत की डोगरों से आजादी हासिल करने के बाद हमारे अवाम को कहते हैं कुछ लोग कि हमने रियासत पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया, लेकिन हमको क्या मिले इस इल्हाक के नतीजे में? क्या हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट है ऐसा कोई कि हमने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया या पाकिस्तान ने हमें एक्सेप्ट किया? ये हमारे जनरल इशूज है जिससे कोई बात नहीं करता, कोई मीडिया नहीं उठाता, कोई अखबार नहीं से बात नहीं करते। हमने बगावत की डोगरों से एक रियासत हमारी कायम हुई, 14 दिन वो रियासत में काम किया। इसके बाद इसके साथ जो कुछ कहानी हुआ, इसके बाद कश्मीरी लीडरान ने हमारे साथ वायदे कराची करके हमारी आज़ादी को और ज्यादा तलब किया, लेकिन उससे कोई बात नहीं करता। इलेक्शन आ गया, पाकिस्तान की पूरी पार्टियों ने वहां ऐसा लिया, हर एक ने अपना मंशूर दिया, लेकिन उस मंशूर को आप पाकिस्तानी वफाकी बजट के साथ अगर रिलेट करें तो आपको नजर आए कि पाकिस्तानी पार्टियों ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए दिया क्या है। आप देखें इकोनॉमिक कॉरिडोर इस वक्त पाकिस्तान का सबसे अहम प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर गिलगित बल्तिस्तान से 600 किलोमीटर गुजर के पाकिस्तान KPK में पहुंचना है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी कहाँ है? क्या किसी वज़ीर आज़म साहब ने ये सोचा कि गिलगित बल्तिस्तान के किसी नुमाइंदे को शरीक किया जाए? चीन के साथ जितने भी जो आपके प्रोग्राम्स हुए, डिबेट्स हुए, आपकी मीटिंगें हुए, कौन सा हमारा रिप्रेजेंटेटिव कोई भी नहीं था। तो ये इलेक्शन हुआ सिर्फ फेडरल ने अपनी रियासत में अपनी रेट कायम रखने के लिए, न कि अवामी फलाह के लिए। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर देखें आप, तालीम देखें आप, सयाहत देखें आप। आज इलेक्शन हो रही है, इस इलेक्शन के अंदर सयाहत का सीजन है, ठीक है। आप सयाहत में इस वक्त कोई पूछने वाला नहीं है कि सयाहत का क्या होना, क्या हाल है वहां पे। तालीम आप देखें, पिछले 5 साल के अंदर महंदिशा की हुकूमत ने तालीम को कारोबार का दर्जा दिया, ठीक है। उस 5 साल के अंदर तकसीरियत ने गिलगित बल्तिस्तान की अक्सरियती आबादी को चुन चुन के मारा। ना कोई मुजरिम गिरफ्तार हुए, ना फेडरल ने कोई एक्शन लिया, ठीक है जी। आज हम नवाज लीग को जिता तो दिया, लेकिन आप नवाज लीग की तारीख उठा के देखें, जियाउल हक की पार्टी है जिसने नवाज लीग को प्रमोट किया। 1988 आप देखें, गिलगित बल्तिस्तान पे चयन करने वाली वही पार्टी है आज जो हमारे यहाँ हम पे हुकूमत करने जा रहे हैं। ये जो इनके जो
इनके जो वहाँ पर प्रेसिडेंट हैं वो पहले तो फजलुर रहमान साहब की पार्टी में थे और गालिबन इत्तलात ये हैं कि उन्होंने अभी तक उनको रिज़ाइन भी नहीं किया और मुस्लिम लीग नून में भी वो जो है वो वहाँ से वो अब वज़ीर आला आने की कोशिश में है। जी जी बिल्कुल, हाफिज हफीजुर रहमान की आप बात कर रहे हैं शायद। बिल्कुल, ये हाफिज हफीजुर रहमान साहब इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और अभी फाइनल नहीं हुआ किसमें वजीर आला बनना है। लेकिन हफीजुर रहमान के हवाले से है, सबने तो सबको पता है कि हाफिज हफीजुर रहमान साहब पहले फजलुर रहमान साहब की पार्टी में थे, आजकल वो मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मसला है कि क्या ये जो जितनी पार्टियां 24 नशस्तों पे जो इलेक्शन जीत के आए हैं, क्या ये गिलगित बल्तिस्तान के असल आईनी मसले को हल कर सकते हैं? नहीं है। क्या इकोनॉमिक कॉरिडोर में गिलगित बल्तिस्तान को जगह दे सकते हैं? नहीं है। क्या हमारे यहाँ बढ़ती हुई फरकवारियत को आप खत्म कर सकते हैं? नहीं है। आज आप देखें गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन हो रहे जमहूरियत के नाम पे, नारा मतलब का लग रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो मजलिस वहदत और तहरीक जाफरिया दोनों इन्वॉल्व थी, तो फिर और 80-85% आबादी भी जो है वो मोमिनीन की अहले बैत के चाहने वालों पर मुश्तमिल है। तो उन्होंने जो नून के जो कैंडिडेट वो भी मोमिनीन ने थे, उनको वोट दिया और इन दो पार्टियों को नहीं दिया। इसकी क्या वजह है? नहीं, आप देखें, आप सिर्फ वहदत को भी पकड़ें, आप सिर्फ साजिद नकवी ग्रुप को ना लें, और भी पाकिस्तान के अंदर जितनी जो तकफीरी पार्टियां हैं उन्होंने भी हिस्सा लिया। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का मसला मसलकी सियासत नहीं है। ठीक है, हमारी असल जरूरत हमारी लीगल स्टेटस है। ठीक है, आज तक 1988 से लेकर आज तक हम मसलक और मजहब के नाम पे मारे जा रहे हैं। हमें जब भी हमारे यहाँ कौम तरक्की की नेशनल इश्यूज पे लोग उठते हैं तो फरकवारियत फैलाई जाती है। ठीक है जी, ये कौन करा रहा है? मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि मेरे को मुझे भी सिक्योरिटी का रीजन। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का असल मसलक मजहब से हट कर हमारी लीगल हैसियत है। आज देखें आप, गिलगित बल्तिस्तान में राजा नासिर आए, साजिद नकवी साहब आए, तस्लीम है, और भी मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी है, और भी दूसरे जो मजहबी ग्रुप है, सबने इलेक्शन में हिस्सा लिया, सबने अपना मंशूर दिया। लेकिन उस मंशूर में गिलगित बल्तिस्तान की असल हैसियत के हवाले से किसी के पास भी 100% श्योर नहीं है कि हम आपका लीडर क्यों। ये एक हमारी जो हैसियत है, एक स्पेशल हैसियत है। 1948 के बाद इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो यूनाइटेड नेशन में जो रेजोल्यूशन पास हुई, इसमें गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर दो डिफरेंट थिंग है। आज आप पाकिस्तानी मीडिया को उठा के देखें, कल दिन भर में खुद देख रहा था गिलगित बल्तिस्तान के मसले पर आजाद कश्मीर के लीडरों को बुला के बहस करा। क्या हक बनता है कि गिलगित बल्तिस्तान उसी आजाद कश्मीर के लीडरान की वजह से आज गिलगित बल्तिस्तान पिछले 68 सालों से आईन, कानून और हमारी जो बुनियादी हुकूक से महरूम है? समझे आप? मगर एक चीज हमें एक चीज और देखने में आई, जैसे ये कैंपेन चल रही थी तो इसके ऊपर भारत ने भी, उनके भी मीडिया बहुत एक्टिव नजर आया, उन्होंने भी इसके ऊपर जो है वो बहुत सारा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इसके ऊपर जरा सी आप तफसील से इस पर जरा कुछ बात करें। जी बिल्कुल, देखिए, आप भारत करेंगे, चीन करेंगे। देखिए, चीन को हमने पाकिस्तान ने ऑलरेडी गिलगित बल्तिस्तान का एक हिस्सा दिया हुआ है एज ए गिफ्ट। ओके, ठीक है। इसके अलावा आज भारत ने क्यों मुख खोला गिलगित बल्तिस्तान के मसले पर? क्योंकि भारत गिलगित बल्तिस्तान की आईनी हैसियत को, लीगल स्टेटस को जानते हैं इंटरनेशनली। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की मेहरबानी से आज रियासत पाकिस्तान के अंदर हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। तमाम तर हमारे जो हमें बुनियादी हुकूक से दूर रखने के बावजूद आज गिलगित बल्तिस्तान का बच्चा यहाँ तक कि मैं आपको बताता चलूं, हमारे यहाँ शादी होती है, कोई मजहबी तकरीबात होता, उसमें भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। उसके सिले में हमको क्या दिया आप देखें, पिछले 2 महीने के अंदर वफा के वजीर इत्तला साहब ने क्या दिया, जी ये तो आईनी तरह पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है जनाब, अगर नहीं है तो आपको इसकी जो एक्चुअल जो लीगल स्टेटस है उसको आप बहाल कीजिए। तो इंडिया को बोलने का हक किसने दिया? पाकिस्तानी हुक्मरानों ने दिया। हम कह रहे हैं कि भाई आप हमें लीगल करो, हमें 5वां सूबा बनाओ। आज आप देखें पाकिस्तान में सूबे 4 है। नहीं तो फिर ये 5वां वजीर आला बन रहा है तो उसका सूबा, तो उसको 5वें सूबे वजीर आला
देखिए ये वजीर आला बन रहे, ये गवर्नर बन रहे, ये उनकी जात के लिए तो एक टाइटल मिल गया, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का जो एक्चुअल जो हमारा इशू है, इस पर ना वजीर आला के पास करारदाद पास करने की कोई इशू हाईलाइट करने का कोई अथॉरिटी है, ना गवर्नर के पास। क्यों? हमारा गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर अफेयर, गिलगित बल्तिस्तान को इस वक्त कश्मीर अफेयर के साथ बांधा हुआ है, और हमारे तमाम पर फैसले कश्मीर अफेयर के सेक्रेटरी लेवल का आदमी करता है। हमारे यहाँ टाइटल गवर्नर का है, टाइटल वजीर आला का है, अथॉरिटी नहीं है। आप अपने हुकूक के लिए कोई करारदाद पेश कर नहीं सकते। इस वक्त सबसे बड़ा हमारा गिलगित बल्तिस्तान का मसला इक्तिसादी राहदारी है। ये राहदारी हमारी आने वाले नस्लों की जरूरत है। इसको आप देखें, हम देखते रह जाएंगे कि हमारे पास से गाड़ियां गुजरती जाएंगे, हवालिया में जाके ये जाके अपना पड़ाव डालेंगे। हम सिर्फ अच्छी गाड़ियां देखेंगे, अच्छे रेल देखेंगे, उसी को टाटा बाय करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में कोई इनका दर्शन नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। बल्तिस्तान तो पूरा रीजन जो आप क्या चाहते हैं कि गिलगित और बल्तिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को इक़दामात क्या करने चाहिए ताकि वाज़ेह नुक्ता जो है वो सामने आए? देखिए, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से सबसे पहले यहाँ पे कारगिल रोड जो गिलगित बल्तिस्तान की मैशत पर एक मुस्बित असर डालेगा। ठीक है, कारगिल रोड को खोला जाए, क्योंकि ये हमारी जरूरत है। मुंतसिम खानदान इस वक्त डिवाइड है कारगिल, लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। ठीक है। और यहाँ से आप सिंधी से कोई अगर एक किलो चीनी लेकर जाता, तो बल्तिस्तान पहुंचते उसकी जो कीमत है वो डबल से ट्रिपल हो जाती। अगर वही चीज हम वहां से एक्सपोर्ट करके लाते तो हमारे लिए कॉस्टली कम पड़ता। तो आप चाहते हैं कि लद्दाख से हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट खोल दी है आपकी? जी, हमारे जो रोड बंद है गिलगित बल्तिस्तान लद्दाख के जो सर्दी के लिए जो रोड बंद है वो हमारी जरूरत है, हमारे खत्ते की जरूरत है। आप देखें, आजाद कश्मीर से इंडिया के लिए थ्रेट हो रहे हैं, पंजाब से इंडिया के लिए थ्रेट हो रहे हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान से क्यों नहीं? आजाद कश्मीर का स्टेटस नहीं है, पंजाब से इंडिया के सारे थ्रेट हो रहे हैं। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब, हालांकि 80% आबादी हमारी है और अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब वतन और पुरअमन शहरी है। मैं वही अपनी कौम को, तमाम लोगों को, देखने वालों को बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल मसला क्या है। बिल्कुल माशाल्लाह। जी हाँ, गिलगित बल्तिस्तान का अभी आप इलेक्शन के हवाले से मुझसे पूछने, तो ये मौलवियों ने गिलगित बल्तिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा, समझे? सही। आज जितने भी मौलवी कोई सफेद पगड़ी कोई काली पगड़ी पहन के गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में उन्होंने आया, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने नारे लगाए, उन्होंने जलसे किए, उन्होंने जुलूस किए, लेकिन इन मौलवियों का अपने आपस के अंदर, इनका आपस के अंदर से दिल नहीं मिला हुआ। सिर्फ सीट के लिए मजहब का नारा लगाया, हुसैन का नारा लगाया, अली का नारा लगाया, पैगंबर का नारा लगाया, इस्लाम का नारा लगाया। हमारा मसला ये नहीं है कि इस्लाम जिंदाबाद है तो गिलगित बल्तिस्तान में जमहूरियत नहीं, गिलगित बल्तिस्तान को लीगल स्टेटस चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट आपके कहने का मकसद ये है कि वहां पर मजहबी रंग नहीं देना चाहिए, आपका लीगल स्टेटस की आप बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ मजहबी किसी भी हवाले से हम मजहबी रंग देने के मुखालिफ है। अच्छा, क्यों? हमारी जरूरत इस वक्त मजहबी रंग की नहीं है, हमारी जरूरत हमारी लीगल हैसियत की है। आज गिलगित बल्तिस्तान के आप देखें, हमारी तालीमी रेशियो 95% है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जो रोजगार आप देखें, कोई कराची में है, कोई सिंधी में है, कोई इस्लामाबाद में है, कोई कहीं है, कोई कहीं क्यों? वहाँ पे रोजगार नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। 67 साल हो गया, 68 साल हो गए हम पाकिस्तान के लिए नारा लगा रहे हैं। मगर यहाँ पर मैं एक सवाल, मगर शेर साहब एक सवाल मैं जरूर करना चाहूंगा कि आप कहते हैं ठीक है मजहबी रंग जो है वो आप नहीं देना चाहते और जो है वो आपने कहा कि ठीक है वहाँ पर उसको जो है वो मौलाना हजरात ने आकर मजहबी रंग दिया, मगर आप पूरे पाकिस्तान में मारे जाते हैं तो शिया होने पर मारे जाते हैं, तो उसको मजहबी रंग कैसे देने से रोकेंगे आप? कि पूरी पाकिस्तान भर में जहाँ से जनाजे जाते हैं वहाँ पर आपको गिलगित बल्तिस्तान का होकर शिया होने पर मारा जाता है? जी देखिए, मैं आपको पूरे पाकिस्तान का अगर क्योंकि मुझे पूरे पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त रिप्रेजेंट नहीं करना, लेकिन मैं ये बताता चलूं पूरे पाकिस्तान के मसला आज जितने भी आपके मौलाना है, जितने आपका मजहबी किरदार समझते हैं, वो खुद आपस में इत्तेफाक नहीं है, तो वो कौन को क्या इत्तेफाक करेंगे? वो एक बात अलग है, वो शेर अली साहब वो एक बात बिल्कुल मुख्तलिफ है
कि वो 2 पार्टियां हैं या 6 पार्टियां हैं या 50 पार्टियां हैं, आपस में उनका इत्तेफाक किस लेवल तक है, कितना नहीं है, वो एक मुख्तलिफ बात है। मैं बात ये कर रहा हूँ कि पूरे जो पाकिस्तान भर में जो जामियात हैं जहाँ पर गिलगिती और बेलती भाई हमारे पढ़ने आते हैं, उनको रोक कर कत्ल इसलिए किया जाता है, जो कि मैं खुद कराची गाँव में जानता हूँ वहाँ क्या हुआ आप लोगों के साथ, कि वह उसको सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि शिया है, जो गिलगित से आया शिया है, ये बल्तिस्तान से आया है ये शिया है, तो फिर इसको मजहबी रंग कैसे नहीं चढ़ेगा वहाँ? बात तो ये है, मैं ये कह रहा हूँ। देखिए, ये मसला सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ नहीं है। आप इस मसले को अगर देखें तो पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया में आप उठा के देखें तो ये सिर्फ इसलिए नहीं मानते कि वो गिलगित का है, वो बल्तिस्तान का है, वो कराची का है, वो पिंडी का है। ये मसला पूरी दुनिया का है। इस मसले के हल के लिए भी उलमा को एक होने की जरूरत थी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उलमा एक नहीं है। लेकिन ये जो मेरा जो मसला है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान है। आजकल मैं एहतजाज करता हूँ पाकिस्तानी मीडिया पर, जिन्होंने कश्मीरी लीडरान को बुला बुला के हमारी तारीफ मसक किया कल, सलीम साकी से लेके हामिद मीर से लेके और भी जितने भी जो न्यूज एंकर्स हैं, उन्होंने हमारी तारीफ मसक किया, हमारे एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव को बुलाए नहीं। ठीक है, कश्मीरी में हमारे बारे में पूछ रहे हैं जिन्होंने 8 साल से हमारे हुकूक तलब किए हुए। ठीक है, देखिए आप गिलगित बल्तिस्तान का मसला वहां शिया सुन्नी का मसला पैदा किया जनरल जियाउल हक के दौर में। ठीक है, तो गिलगित बल्तिस्तान में सदियों से लोग एक साथ रहे हैं। वहां पे शिया भी है, इस्माइली भी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, सुन्नी है, नूरबख्शी है। हम पहले भी साथ रहते थे, अब भी साथ रह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप जो है वो हमारे साथ शामिल हुए टेलीफोन लाइन पर, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने जो है वो काफ़ी तफसील से इस इशू के ऊपर जो है वो रोशनी डाली, चूँकि एक मुद्दत से जो है वो इस मसले को जो है ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता, इसके ऊपर बात नहीं की जाती। वहाँ पर 80% 80 से 85% आबादी जो है वो मोमिनीन के ऊपर मुश्तमिल है। उनके क्या मसाइल हैं कि उनको अपना घर बार छोड़कर दूर दराज कराची तक जो है वो जामियात में एडमिशन लेने आना पड़ता है, मुसीबतें सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं तालीम हासिल करने के लिए। तो हमने चाहा कि उसके ऊपर जो उसके एक्चुअल मामलात हैं उनको जो है वो मीडिया के ऊपर डिस्कस किया जाए, ताकि एक आम आदमी के नज़र तक वो गुजरे। तो ये तो था आज का आलमी जायज़ा में हमने इसके ऊपर बात की। अब हम चलेंगे सिस्टर सहर की तरफ। जी बहुत शुक्रिया अली भाई। आलमी जायज़ा में आज भी आपने जो इस नए इशू का जायज़ा लिया है गिलगित बल्तिस्तान के बारे में, और इलेक्शन भी ताज़ा हुए हैं और बहुत सारे जो हकीकतें हैं वो भी सामने आई हैं। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमेशा हमें बहुत तफसील से जो है वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। फ़िलहाल हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपके लिए फ़ोन लाइन्स खोल दी जाएंगी। आज हमारा टॉपिक है आदाब ज़िंदगी और अहले बैत। आज हम बात करेंगे आदाब ज़िंदगी पर और उनकी मुनासबत से, और किस तरह से अहले बैत के हवाले से हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो फ़िलहाल हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक।